अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, आप तमाम लोगों को असिस्ट करने के लिए इलेक्शन एक्ट के हवाले से हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसका ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम सेक्शन 3 से ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 16 तक, जिसमें हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को कवर कर लिया है, जिसमें हमने शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट को डिस्कस किया था। उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज में सिर्फ वही डेफिनेशन आपके साथ शेयर की गई थी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश है कि एग्जाम कंडक्ट होने से पहले इलेक्शन एक्ट आपको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ा दिया जाए और इस तरीके से पढ़ाया जाए कि इससे कनेक्टेड जितने भी सवाल एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछे जाएं उनको बासानी आप आंसर कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्विज प्रोवाइड किए जाएं, आपको जो है आपकी तैयारी में असिस्ट करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मजीद लिंक्स को भी देखा करें। बाज़ दफ़ा सैंपल क्वेश्चंस को क्विज के तौर पे हम वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं ताकि आप वहां से असिस्टेंस ले सके अपनी तैयारी में। तो सबसे पहले सेक्शन 3 इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि तमाम के तमाम जो सेक्शंस हैं उनकी ब्रीफ समरी आपके साथ शेयर की जाए ताकि क्रक्स ऑफ द सेक्शन को आप अंडरस्टैंड कर लें। तो प्रोसीजर ऑफ द कमीशन, कमीशन से मुराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसका जो प्रोसीजर है उसने किस तरीके से अपना जो डे टू डे फंक्शंस हैं या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कैरी आउट करना है, सेक्शन 3 इस हवाले से हमें बताता है। द कमीशन shall regulate its own procedure while performing functions and exercising powers। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जब भी कमीशन ने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है और उसके बाद अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है, तो उसने इन दोनों चीज़ों के लिए जो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो खुद बनाना है। ठीक है। उसके बाद द कमीशन कैन फंक्शन इवन इफ अ मेंबर्स ऑफिस इज वैकेंट और अ मेंबर इज अनेबल टू अटेंड। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि कमीशन जो है अपने फंक्शंस को कंटिन्यू रखेगी अगर किसी जो मेंबर है उसका ऑफिस वैकेंट है। ऑफिस वैकेंट से मुराद ये है कि वो या तो मेंबर जो है मौजूद नहीं है, लीव पर है, या उसके लिए एक वैकेंसी खाली है कि वहां पर एक नए ऑफिसर ने आके अपॉइंट होना है। उस सूरत में भी कमीशन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, अपने फंक्शंस को कैरी आउट करेगी। और इसके अलावा अगर कोई मेंबर अटेंड नहीं कर पाता किसी भी रीजन की वजह से, तब भी कमीशन के फंक्शंस जो है वो नहीं रुकेंगे, कमीशन अपने फंक्शंस को एज इट इज परफॉर्म करती रहेगी। देन आप देख रहे हैं कि डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। तो अब वो लोग जो मौजूद हैं किसी भी मीटिंग में, उनकी जो मेजॉरिटी है जो वो वोट करेंगे वही डिसीजन जो है वो कमीशन लेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इन केस ऑफ इक्वल डिवीजन अमंग 4 मेंबर्स और डिफरेंस अमंग 3 मेंबर्स द मैटर गोज बिफोर फुल कमीशन। अगर जो है वो मीटिंग अटेंड करने वाले 4 मेंबर्स हैं और वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 एक मखसूस फैसले की हिमायत करते हैं और 2 उसकी मुखालफत करते हैं, तो फिर ये डिसीजन जो है फुल कमीशन के पास चला जाएगा। और इन केस 3 मेंबर्स हैं और तीनों ही एक दूसरे के साथ जो है डिसएग्रीमेंट में है, तो फिर ये मैटर जो है फुल कमीशन की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे जो मेंबर ऑफ द कमीशन है इसमें कमिश्नर भी इंक्लूडेड है। मेंबर से मुराद जो है उसमें हम कमिश्नर को भी इंक्लूड करेंगे। अगर कमिश्नर प्रेजेंट है तो वो भी एक मेंबर ही कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं कि पावर टू इशू डायरेक्शंस। अब सेक्शन 4 आप देख रहे हैं, द कमीशन कैन इशू डायरेक्शंस ऑर्डर नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज। तो कमीशन जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो डायरेक्शंस या ऑर्डर्स हैं वो जो है नेसेसरी डायरेक्शंस या ऑर्डर जो है वो इशू कर सकती है। उसके बाद इट कैन पास ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी कमीशन को ये रिक्वायर्ड है कि किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाए, किसी पर्सन की अटेंडेंस को अश्योर करवाया जाए या कंप्लीट जस्टिस को जो है वो इंश्योर करवाया जाए, तो इससे रेलेवेंट जो ऑर्डर्स हैं वो पास करने का इख्तियार भी कमीशन के पास मौजूद है। उसके बाद सच ऑर्डर्स डायरेक्शंस आर इनफोर्सेबल अक्रॉस पाकिस्तान लाइक हाई कोर्ट ऑर्डर्स। तो अगर इस सूरत में अगर कोई ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाता है, कमीशन की तरफ से किया जाता है, तो वो ऐसे ही इनफोर्सेबल होगा जैसे किसी हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद लास्ट आप देख रहे हैं कि अगर इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है और उससे रेलेवेंट कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो कमीशन जो है किसी भी अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकती है कि जिस अकॉर्डिंग वो चाह रहे हैं इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उस अकॉर्डिंग वो अथॉरिटी जो है वो परफॉर्म करे। देन
देन सेक्शन 5 की तरफ हम चलते हैं, जिसमें असिस्टेंस टू द कमीशन की बात की गई है। द कमीशन मे रिक्वायर एनी पर्सन और अथॉरिटी टू परफॉर्म फंक्शंस और रेंडर असिस्टेंस। अब अगर कमीशन चाहे या कमिश्नर चाहे, वो किसी भी पर्सन को या किसी अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करें, या उनको कोई असिस्टेंस रिक्वायर है तो वो असिस्टेंस उस पर्सन या अथॉरिटी की तरफ से रेंडर की जाए। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज मस्ट असिस्ट द कमिश्नर इन देयर फंक्शंस। तमाम की तमाम वफाकी और सूबाई जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कमीशन को और कमिश्नर को उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसी किस्म की अगर असिस्टेंस रिक्वायर है तो वो प्रोवाइड करनी है। फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड रिक्वायर्ड स्टाफ टू द कमीशन। अब कमीशन को अगर किसी किस्म का स्टाफ रिक्वायर्ड है तो वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से वो रिक्वायर्ड स्टाफ जो है वो कमीशन को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा जुडिशियल ऑफिसर्स मे बी यूटिलाइज्ड विद कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न चीफ जस्टिस। किसी भी जो है प्रोविंस के अगर आपको जुडिशियल ऑफिसर्स चाहिए तो उन जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है चीफ जस्टिस, उस प्रोविंस की चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। मैं अगेन आपको बताऊंगा कि वो तमाम लोग जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके साथ टाइम टू टाइम जो है प्रिपरेटरी मटेरियल शेयर किया जाता रहे जिनसे वो फैसिलिटेट हो सके, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेक्शन 5 में कि आफ्टर द इलेक्शन प्रोग्राम इज इशूड, जैसे ही इलेक्शन प्रोग्राम जो है, अब ये डेफिनेशन क्लॉज में इलेक्शन प्रोग्राम को एलाबोरेट किया गया है, आपने उसको कंसल्ट करना है। तो इलेक्शन प्रोग्राम जैसे ही इशू होता है और उस इशुएंस ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम से लेके जब तक रिजल्ट जो है वो नोटिफाई नहीं होता, किसी भी किस्म के इलेक्शन ऑफिशियल की जो पोस्टिंग या ट्रांसफर है वो नहीं किया जा सकता विदाउट कमिश्नर्स रिटन अप्रूवल। तो कमिश्नर रिटन अप्रूवल देगा, उसके बाद ही जो इलेक्शन प्रोग्राम है उसके इशू होने के बाद अगर कोई आप ट्रांसफर करना चाहते हैं या कोई पोस्टिंग करना चाहते हैं किसी इलेक्शन ऑफिशियल की तो वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि कमीशन में इशू डायरेक्शंस रिगार्डिंग द पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ सच ऑफिशियल्स। देन हम सेक्शन 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें डेलीगेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है कि पावर्स एक स्पेसिफिक पर्सन या अथॉरिटी के पास हैं और उनको डेलीगेट किया जाना है। द कमीशन में डेलीगेट इट्स पावर्स फंक्शन टू द कमिश्नर, मेंबर्स और ऑफिसर्स। अब यहां जो पावर्स कमीशन के पास हैं, कमीशन से मुराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास जो पावर्स हैं तो वो पावर्स या जो फंक्शंस उसके पास हैं जो इस एक्ट के ताबे उसको दिए गए हैं, वो या तो कमिश्नर को डेलीगेट कर सकते हैं या वो उसके कमीशन के मेंबर्स को डेलीगेट की जा सकती हैं कमीशन की तरफ से, या उसके ऑफिसर्स को जो है वो डेलीगेट की जा सकती है कमीशन की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं द कमिश्नर हैंडल्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, स्टाफ एंड सेट देयर सर्विस टर्म्स एज पर रूल। तो कमिश्नर ने जो है वो अपॉइंट करना है ऑफिसर्स को भी और स्टाफ को भी, और उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो भी उसने रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करनी है। ये काम कमिश्नर का है। सो कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस ऑफ 2 और मोर मेंबर्स टू हेयर कंप्लेन, एप्लीकेशन, पिटीशंस और अपील। तो किसी किस्म की कंप्लेन, एप्लीकेशन, पिटीशन या अपील आती है तो कमिश्नर ने 2 मेंबर्स का जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट करना है ताकि उन अपील्स को, उन पिटीशंस को, उन कंप्लेंट्स को वो बेंच जो है वो सुन सके। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि ये जो बेंच है इसकी तरफ से किया गया कोई भी डिसीजन वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि ये कमीशन की तरफ से जो है वो डिसीजन किया गया है, अनलेस एंड अनटिल एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उन दोनों मेंबर्स के दरमियान जो है वो अराइज होती है और उसकी वजह से फुल कमीशन की तरफ वो मामला रेफर कर दिया जाता है। यानी कि एक मेंबर जो है एग्री कर रहा है और दूसरा मेंबर डिसएग्री कर रहा है, तो जब दोनों मेंबर्स एट डिसएग्रीमेंट होंगे तो फिर वो मैटर जो है फुल कमीशन को रेफर कर दिया जाएगा। अगर इस तरह ना हो कि दोनों मेंबर्स एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में हो तो वो डिसीजन जो है अपील्स का, पिटीशंस का, एप्लीकेशंस का, कंप्लेंट्स का, वो ऐसे ही समझा जाएगा कि ये कमीशन की तरफ से डिसीजन दिया गया है। उसके बाद आप सेक्शन 7 देख रहे हैं, पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी। द कमिश्नर मे रिक्वेस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू रिक्विजिशन व्हीकल्स, वेजल्स और ट्रांसपोर्ट फॉर इलेक्शन पर्पस। तो इलेक्शन पर्पस के लिए किसी भी किस्म का जो रिक्वायर्ड व्हीकल है उसकी रिक्वेस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजी जा सकती है या जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उनको भेजी जा सकती है और ये कमीशन की तरफ से जो है वो भेजी जाएगी। देन व्हीकल्स यूज्ड बाय अ कैंडिडेट और हिज एजेंट फॉर इलेक्शन पर्पसेस कैन नॉट बी रिक्विजिशन। तो जो भी कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है या उसका कोई भी ऑथोराइज्ड एजेंट जो है, अगर वो कोई व्हीकल अपने इलेक्शन पर्पस के लिए रिक्विजिशन करना चाहता है तो उसको रिक्विजिशन नहीं किया जा सकता, उनको अपनी जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उन्हीं को यूज करना पड़ेगा। जो कमीशन है उसकी ड्यूटीज में ये शामिल नहीं है कि कोई भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका जो एजेंट है उसको कोई व्हीकल रिक्विजिशन करके दी जाए।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर मे टेक पोजेशन ऑफ रिक्विजिशन ट्रांसपोर्ट यूजिंग नेसेसरी फोर्स इंक्लूडिंग द पुलिस। तो जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं, इन केस अगर उनको रिक्विजिशन जो व्हीकल्स हैं उनका पोजेशन लेना है, तो उस पोजेशन के लिए अगर नेसेसरी फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो पुलिस समेत ये जो नेसेसरी फोर्स है उस रिक्विजिशन व्हीकल का पोजेशन लेने के लिए वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर कर सकता है। देन आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि ऑनर्स ऑफ रिक्विजिशन ट्रांसपोर्ट शैल बी पेड कॉम्पनसेशन बेस्ड ऑन लोकल हायर रेट्स। तो जिस भी ऑनर से आपने उसके व्हीकल को रिक्विजिशन किया है, उनको जो कॉम्पनसेशन है वो आपने लोकल जो हायरिंग रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग पे करनी है, और ये पे जो करेगा वो कमीशन करेगा। अब जो भी रेट्स ऑनर को दिए गए हैं कमीशन की तरफ से, अगर वो उनसे डिससेटिस्फाइड होते हैं तो ऑनर्स जो है विद इन 30 डेज वो आर्बिट्रेशन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ फेयर कॉम्पनसेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। द कमीशन में स्टॉप पोल एट एनी पोलिंग स्टेशन इफ फेयर कंडक्ट इज इम्पॉसिबल ड्यू टू अ लार्ज स्केल माल प्रैक्टिस, कॉशन, इमीडिएट प्रेशर एक्सेट्रा। तो किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अगर जो फेयर इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दीज फैक्टर्स, तो कमीशन जो है उस पोलिंग स्टेशन पे जो इलेक्शंस हैं उनको रोक सकती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं द कमीशन में रिव्यू ऑर्डर्स पास्ड बाय ऑफिसर्स अंडर द एक्ट रूल इंक्लूडिंग बैलेट पेपर रिजेक्शन। तो इस एक्ट के ताबे किसी भी ऑफिसर की तरफ से अगर कोई डिसीजन दिया जाता है, कोई ऑर्डर पास किया जाता है, तो उस ऑर्डर को रिव्यू करने की जो पावर्स है वो कमीशन के पास मौजूद हैं। और ये जो ऑर्डर है ये रिजेक्शन ऑफ बैलेट पेपर से रिलेटेड भी हो सकता है। उसके बाद द कमीशन में इशू इंस्ट्रक्शंस, एक्सरसाइज पावर्स एंड मेक ऑर्डर्स टू इंश्योर इलेक्शंस आर ऑनेस्ट, जस्ट, फेयर एंड लॉफुल। तो इस पर्पस के लिए कि इलेक्शंस को इंश्योर किया जाए कि वो फेयर हो रहे हैं, वो जस्ट हो रहे हैं, वो लॉफुल हो रहे हैं, ऑनेस्ट तरीके से हो रहे हैं, तो इसके लिए कमीशन चाहे तो इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर सकती है, पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकती है और ऑर्डर्स भी पास कर सकती है। देन सेक्शन 9 आप देख रहे हैं कि पावर ऑफ कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड। तो किसी भी जो पोल है उसको वॉइड डिक्लेयर करने के लिए कमीशन की पावर्स के हवाले से बात की जा रही है। सो द कमीशन में डिक्लेयर पोल्स वॉइड एट पोलिंग स्टेशंस, कॉन्स्टिट्यूएंसीज if grave illegalities or violations affect result। तो कमीशन के पास ये पावर्स हैं कि अगर वो चाहे कि ड्यूरिंग द पोल उसको लगता है कि ग्रेव इलीगैलिटीज पाई जा रही हैं या वायलेशंस हो रही हैं जो रिजल्ट को अफेक्ट करने वाली हैं, तो वो एक पोलिंग स्टेशन या एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस के जो पोल हैं उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद इफ वुमेन्स टर्न आउट इज लेस देन 10%, इट में प्रिज्यूम रिस्ट्रेंट बाय एग्रीमेंट एंड डिक्लेयर द पोल वॉइड। अब रिजल्ट आने के बाद ये पता चला है कि जो वुमेन वोट है वो लेस देन 10% है, तो ये समझा जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि खवातीन को वोट कास्ट करने के लिए एक मखसूस एग्रीमेंट के थ्रू रोका गया है, जिसकी वजह से पोल को वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं द कमीशन में ऑर्डर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट दोज हु रिस्ट्रेन्ड वुमेन फ्रॉम वोटिंग। तो कमीशन जो है वो ऑर्डर कर सकता है कि उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की जाए जिन्होंने औरतों को वोट कास्ट करने से रोका है। पावर्स में बी एक्सरसाइज्ड विद इन 60 डेज ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन। तो ये जो पावर्स कंप्लेंट फाइल करने की हैं ये 60 दिन के अंदर अंदर एक्सरसाइज की जा सकती हैं और आफ्टर 60 डेज जो रिजल्ट्स हैं उनको फाइनल तस्वर किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल के वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने जो है वो चैलेंज नहीं किए जाते। उसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर, ये जो पावर अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की कि विद इन 60 डेज जो है अगर आप उसकी कंप्लेंट फाइल नहीं करते तो आपको इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्सरसाइज की जाती हैं कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पर काम करे, तो इस सूरत में जो प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स के अंदर शामिल है कि वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से वो ट्राइब्यूनल ऑपरेट करेगा। उसके बाद एग्रीव्ड पर्सन में अपील फाइल में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। तो इस डिसीजन से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम करके डिसीजन देगा, इससे अगर आप एग्रीव्ड हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं विद इन 30 डेज। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेक्शन 10 में डिस्कस किया जा रहा है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, कि जब भी कमीशन कोई फैसला देती है और अगर उस फैसले पर एज इट इज अमल नहीं किया जाता तो उसकी तौहीन कंसीडर की जाती है। तो उस तौहीन की सूरत में कौन सी पावर्स जो है वो कमीशन के पास हैं, इसको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। द कमीशन हैज द सेम पावर्स एज द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट
कंटेम्प्ट। इन केस कोई अथॉरिटी पर्सन कमीशन के फैसले को मानने से इनकार करता है तो यहां पर बताया जा रहा है कि कमीशन के पास उसको कंटेम्प्ट ट्रीट करके उसको पनिश करने की वही पावर्स हैं जो हाई कोर्ट के पास मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉज अप्लाई टू द कमीशन एज इफ रेफरेंस टू कोर्ट जज मींस कमीशन कमिश्नर। तो कंटेम्प्ट लॉज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उसी तरीके से अप्लाई होंगे और जहां पर जज और कोर्ट का वर्ड यूज किया जाएगा वहां हम कमीशन और कमिश्नर के वर्ड या मेंबर के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं कि जो कंटेम्प्ट लॉज हैं उसमें जहां कोर्ट का वर्ड यूज होता है, जहां जज का वर्ड यूज होता है, वहां पे हम कमीशन, कमिश्नर और मेंबर के वर्ड से उसको रिप्लेस करके कमीशन जो है वही पावर्स यूज कर सकता है जो कंटेम्प्ट लॉज के अंदर प्रोवाइडेड है। उसके बाद सेक्शन 11 आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, सैलरीज ऑफ द कमिश्नर, मेंबर्स, स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो कोई भी सैलरी जो कमिश्नर को दी जाएगी, मेंबर्स को दी जाएगी, स्टाफ को दी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किए जाएंगे। आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रीड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं द कमिश्नर हैज फुल फाइनेंशियल पावर्स टू सैंक्शन एंड इनकर एक्सपेंसेस, कि कमिश्नर के पास फुल फाइनेंशियल फ्रीडम है कि जो उसका अप्रूव्ड बजट है उसके अंदर रहते हुए अगर उसको कोई जो है वो फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर है उसको सैंक्शन करना पड़ता है, ग्रांट करना पड़ता है तो वो कर सकता है। उसको कोई भी एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, इनकर करना पड़ता है तो वो बेयर भी कर सकता है। उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द एक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ती है तो वो भी वो कर सकता है। लेकिन ये सारी की सारी पावर्स उसने अप्रूव्ड बजट के एम्बिट के अंदर रहते हुए करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि measures for training and public awareness. The commission shall conduct training programs for election officials, government staff and deputed judicial officers. तो कमीशन की ड्यूटीज में ये शामिल है कि उसने जो उसका स्टाफ है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अरेंज करना है और उस स्टाफ के अंदर इलेक्शन ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट स्टाफ भी इंक्लूडेड है और इसके अलावा जो जुडिशियल ऑफिसर्स डेपुटेशन पर डिपार्टमेंट की तरफ आए होंगे, कमीशन की तरफ आए होंगे, उनकी ट्रेनिंग भी इलेक्शन पर्सपेक्टिव से करना कमीशन का काम है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इट शैल एडवाइज अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑन प्रमोटिंग इलेक्टोरल नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो मुख्तलिफ किस्म की जो इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी ड्यूटीज में शामिल है कि इलेक्टोरल नॉलेज जो है उसको प्रमोट करने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की एडवाइस रिक्वायर होगी तो वो जो है टेंडर की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इट शैल रन पब्लिक अवेयरनेस मीडिया कैंपेन्स ऑन वोटर रजिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन स्पेशली वुमेन, नॉन मुस्लिम, डिसेबल्ड, ट्रांसजेंडर, वोटिंग प्रोसीजर एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। तो इलेक्शन कमीशन के ड्यूटीज में ये भी शामिल है कि इसने पब्लिक के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि उनका वोट जो है वो एक वक्त रखता है, वोट उनको कास्ट करना चाहिए, प्लस जो प्रोसीजर है कि वोट किस तरीके से कास्ट किया जा सकता है उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये अवेयरनेस आप कैंपेन्स के थ्रू करेंगे, मीडिया कैंपेन्स और इससे हट के जो पब्लिक अवेयरनेस है वो क्रिएट करेंगे। और स्पेशली जो वुमेन है, वुमेन के लिए, नॉन मुस्लिम्स हैं और साथ साथ जो डिसेबल्ड हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं, स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी के लिए कि ये वोट कास्ट करें, इस हवाले से जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो चलाना और लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना, ये कमीशन की ड्यूटीज में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इट शैल रिव्यू electoral laws, rules and recommend amendments to ensure transparency, fairness and elimination of corrupt practices। तो मुख्तलिफ किस्म के जो electoral laws और rules आएंगे उस हवाले से उनको रिव्यू करना और उस रिव्यू के बाद उसके अंदर amendments को recommend करना ताकि इंश्योर किया जा सके ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को और करप्शन को ख़त्म किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। इस हवाले से जो रिकमेंडेशन है वो कमीशन ने प्रोवाइड करनी है। सेक्शन 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। Establishment of results management system. The commission shall establish a transparent system for voting, tabulation, compilation, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि उसने एक ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है, जो निज़ाम है वो क्रिएट करना है जिससे गिनती की जा सके, काउंट किया जा सके, टेबुलेशन की जा सके यानी कि टेबल फॉर्म में अरेंज किया जा सके, कंपाइल किया जा सके और ट्रांसमिट किया जा सके और ट्रांसमिशन के बाद पब्लिश किया जा सके रिजल्ट को। तो इस हवाले से जो सिस्टम क्रिएट करना है वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम कमीशन की ड्यूटी में है कि उसने क्रिएट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट
snapshot results and send electronically to the commission and returning officer if not possible physically deliver results। तो जैसे ही रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो जाएगा तो कंपाइलेशन के बाद उस रिजल्ट का एक स्नैपशॉट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ भेजा जाएगा या और कमीशन की तरफ भेजा जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, और इसका स्नैपशॉट शेयर करना इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल ना हो तो फिजिकली इन रिजल्ट्स को डिलीवर करना जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है। देन रिटर्निंग ऑफिशियल शैल कंपाइल एंड सेंड प्रोविजनल रिजल्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटीज में ये शामिल है कि उसने प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो कंपाइल करने के बाद भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इफ इनकम्प्लीट बाय 2 AM, अगर जो है वो रात 2 बजे तक ये रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता तो फिर उसने जितना भी उसके पास रिजल्ट जो है वो मौजूद है उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में रिजल्ट के साथ रीजन के साथ ट्रांसमिट करना है, सेंड करना है कि वो कंप्लीट रिजल्ट जो है वो क्यों नहीं हुआ, और उस रिजल्ट को उसने 10 AM तक, सुबह 10 बजे तक फाइनलाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट सेंड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड बैलेट अकाउंट्स टू द कमीशन। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी ड्यूटीज में ये शामिल है कि उसने स्कैन्ड कॉपीज ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है स्टेटमेंट्स और बैलेट अकाउंट्स के साथ कमीशन को भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद हैं उसने एक स्पेशल मैसेंजर के थ्रू ये जो है कमीशन को भिजवानी है, या स्विफ्ट कम्युनिकेशन, जल्द से जल्द जो कम्युनिकेट करने का प्रोसेस है जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया कमीशन की तरफ से उस तरीकाकार से जो है इसको ट्रांसमिट करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कमीशन शैल पब्लिश रिजल्ट्स एंड जेंडर डिसएग्रीगेटेड टर्न आउट डाटा ऑन इट्स वेबसाइट। तो कमीशन ने जो है वो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा जो है अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है। इससे मुराद ये है कि कितने % मेल्स थे जिन्होंने वोट किया, कितने % फीमेल्स थी जिन्होंने वोट किया, ट्रांसजेंडर्स कितने % थे जिन्होंने वोट किया। तो इस तरीके से जेंडर वाइज उन्होंने जो डेटा है वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है। उसके बाद सेक्शन 14 की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें एक्शन प्लान के हवाले से डिस्कस किया गया है कि 4 महीने पहले बिफोर द जनरल इलेक्शंस द कमीशन शैल प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान कवरिंग लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो इलेक्शन कंडक्ट होने से 4 महीने पहले एक एक्शन प्लान कमीशन की तरफ से प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी मेजर्स जो है वो लेना दरकार है कमीशन की तरफ से उन सारों के हवाले से एक एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जाएगा। द प्लान शैल इंक्लूड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिविजन of roles, enlistment of parties, allocation of symbol, appointment, training of election staff, list of polling station, personal printing of ballot papers, result management system, use of new technology, arrangement for observers, उसके बाद appointment of tribunal, security measures and monitoring mechanism। तो इस तमाम के हवाले से जो इलेक्शन प्लान का हमने तस्करा किया है वो इन तमाम चीज़ों के हवाले से बनाया जाएगा जिसमें सर फहरिस्त जो है वो एलोकेशन ऑफ असेंबल्स है, उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ इलेक्शन स्टाफ है, उसके बाद लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस है, देन जो है वो बैलेट पेपर्स की जो है वो प्रिंटिंग उसके अंदर इंक्लूडेड है, सिक्योरिटी मेजर्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये इलेक्शन जो मैकेनिज्म है वो 4 महीने कम से कम पहले प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कमीशन शैल कंडक्ट अ पोस्ट इलेक्शन रिव्यू टू आइडेंटिफाई शॉर्टकमिंग्स एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। तो कमीशन ने जो है इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद एक रिव्यू जो है वो करना है और उस रिव्यू का पर्पस क्या होगा कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हुए कोई भी शॉर्टकमिंग्स अगर रही हैं, कोई भी लूप होल्स अगर रहे हैं जिनको इंप्रूव किया जा सकता है तो उस हवाले से उसने नोट डाउन करना है और इंप्रूवमेंट्स जो नेक्स्ट इलेक्शंस में की जा सकती हैं उनके हवाले से सजेशंस प्रोवाइड करनी है। द रिव्यू शैल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट एंड पब्लिश्ड ऑन द कमीशंस वेबसाइट। तो नेक्स्ट एनुअल कैलेंडर रिपोर्ट आने वाली है, उसके अंदर इस रिव्यू को पब्लिश किया जाएगा और ये कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिकली अवेलेबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कंप्लेंट्स। एनी एग्रीव्ड पर्सन मे फाइल अ कंप्लेंट विद इन 7 days अगेंस्ट एक्शन ऑफ अथॉरिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स वायलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है वो विद इन 7 days कंप्लेंट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 15 और ये कंप्लेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट हो सकती है, कैंडिडेट्स के अगेंस्ट हो सकती है जो इस लॉ के अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है आर्टिकल 225 में मौजूद जो डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट, उससे रिलेटेड जो कंप्लेन है वो सेक्शन 15 के अंदर नहीं की जा सकती। द कमीशन में रेफर कंप्लेंट्स फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। तो कमीशन ने जो कंप्लेंट्स हैं वो रेफर करनी है कि उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और उसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाए। आफ्टर इंक्वायरी हियरिंग द कमीशन शैल डिसाइड विद इन 30 days। तो जैसे ही इंक्वायरी और हियरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो कमीशन ने 30 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को
डिसाइड करना है। इससे रिलेवेंट ये है कि अंडर सेक्शन 15 जो कंप्लेंट फाइल की जाएगी उसका डिसीजन जो है आफ्टर इंक्वायरी एंड हियरिंग 30 डेज के अंदर कमीशन ने करना है। उसके बाद मेकिंग एफर्ट्स टू रिजॉल्व कंप्लेंट बिफोर पोलिंग डे, तो पोलिंग डे से पहले इलेक्शन कमीशन की जो है वो ये कोशिश होगी कि ये जो कंप्लेंट है इसको रिजॉल्व किया जाए। द कमीशन में आल्सो एक्ट ऑन इट्स ओन सो मोटो, तो कमीशन जो है अगर चाहे तो सो मोटो किसी भी स्पेसिफिक चीज का एक्शन ले सकती है। ऑर्डर पास्ड शैल बी पब्लिश्ड इन कमीशन वेबसाइट, तो किसी किस्म का ऑर्डर अगर कमीशन की तरफ से पास किया जाता है तो वो कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिकली अवेलेबल होगा। उसके बाद हम सेक्शन 16 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कमीशन टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट की बात की जा रही है। कमीशन की ये ड्यूटी है कि उसने एनुअल रिपोर्ट जो है 90 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है तो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये रिपोर्ट अपनी पब्लिश करनी है एंड सेंड इट टू द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसने वफाकी और सूबाई हुकूमत को ये रिपोर्ट भेजनी है। फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट ले द रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट, तो जैसे ही वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को ये रिपोर्ट मिलती है तो पार्लियामेंट के सामने और सूबाई असेंबलियों के सामने विद इन 60 डेज इस रिपोर्ट को जो है पेश करना इनकी ड्यूटीज में शामिल है। आफ्टर प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट द कमीशन शैल पब्लिश द रिपोर्ट ऑन इट्स वेबसाइट, तो जैसे ही पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट पेश हो जाएगी तो उसके बाद, उसके पेश होने के बाद इसको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर 2 था जिसमें सेक्शन 3 से ऑनवर्ड हमने सेक्शन 16 तक डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा जिसको लिंक को इस्तेमाल करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।